चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर, जहां पर सरफेस कैडेट इंस्टीट्यूट झालरापाटन की ओर से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है 10th क्लास साइंस का मैटर और ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, इस कड़ी के अंदर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं और ये है लेसन सेकंड मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र के बारे में पिछले सेशन में मैंने चर्चा कर ली है, इसकी संरचना के बारे में। और पाचन तंत्र की संरचना के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें अपनी चर्चा चल रही थी बड़ी आंत के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी आंत के बारे में अपन ने पढ़ा है कि बड़ी आंत जो होती है ये आपके पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। और इस बड़ी आंत की अपन बात करते हैं तो इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, भोजन का किण्वन करके उसको सरलीकृत कर देते हैं। साथ ही ये जो बड़ी आंत होती है इसका मुख्य कार्य जो होता है वो जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके बारे में अपनी चर्चा हुई थी कि बड़ी आंत जो होती है 3 भागों से मिलकर बनी होती है और उसमें आती है अंधनाल, बृहदात्र और मलाशय। तो इन 3 चीजों से मिलकर ये बनी होती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग नोटबुक लेकर पेन लेकर रेडी हो जाइए, मैं आप लोगों के इस सेशन को शुरू करता हूं। ठीक है, चलो। तो टॉपिक अपना बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों, तो देखो बड़ी आंत जो होती है इसको निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। बड़ी आंत जो होती है इसे निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इन 3 भागों की चर्चा अपन यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चर्चा के अंदर लेता हूं और वो है अंधनाल या अंधांत्र, या इसी को बोलते हैं अपन सिकम। प्यारे विद्यार्थियों, अंधनाल या सिकम के बारे में हम बात करते हैं तो देखो अंधनाल या सिकम ये आपके बड़ी आंत का पहला भाग होता है। बड़ी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? अंधनाल या सिकम होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से ये भाग जुड़ा हुआ होता है। ये छोटी आंत से आने वाले पचित भोजन का अवशोषण करता है और अपचित भोजन को ये अगले भाग बृहदात्र में भेज देता है। ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कि यह बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है। प्रथम भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत से जुड़ा होता है। यह छोटी आंत से आने वाले पचित भोजन का अवशोषण करता है। पचित भोजन का क्या करता है? अवशोषण करता है। पचित भोजन का अवशोषण करता है तथा शेष अपचित भोजन को अगले भाग बृहदात्र या कोलन में भेज देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये
अपनी बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, और ये छोटी आंत से आने वाले पचित भोजन का अवशोषण करेगा और शेष अपचित भोजन को अगले भाग वृहदांत्र में भेज देगा। आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी भाग के ऊपर नीचे की तरफ जो है एक 4 से 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो अपेंडिक्स होती है, इसका कार्य अभी केवल अवशेषी अंग के रूप में था, अवशेषी अंग के रूप में ये अपने शरीर के अंदर उपस्थित होती है। इसका वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं होता है। इसका जो कार्य की अपन बात करते हैं, तो ये जो है ये आपके सेलुलोज के पाचन में सहायता करती थी पहले, परंतु अभी ये अवशेषी अंग के रूप में मनुष्य शरीर के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर अंधनाल के प्रथम भाग, अंधनाल के प्रारंभिक भाग में 4 से 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये बात अपनी यहां पर आ गई है। यह मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है जो जिसका कार्य कोई शेष नहीं रहा हो ना, तो अवशेषी अंग है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई अपनी बृहदांत्र के पहले भाग, बड़ी आंत के पहले भाग अंधनाल या अंडांत्र की। आशा करता हूँ ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी आंत का अगला भाग अपन लेते हैं। ये आता है आपका बृहदांत्र या कोलन। तो इसके बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं। बृहदांत्र या कोलन, बृहदांत्र कोलन। प्यारे विद्यार्थियों, बृहदांत्र या कोलन जो होता है, ये आपके बड़ी आंत का अंधांत्र के आगे वाला भाग होता है, जो उल्टे यू आकार का लगभग 1 से 3 मीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है ना। तो यह हम बोल सकते हैं बड़ी आंत का मध्य भाग होता है। बड़ी आंत का मध्य भाग होता है जो उल्टे यू आकार की 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत का मध्य भाग होता है जो उल्टे यू आकार का जो है 1 से 1.3 मीटर लंबी जो है नलिका ये होती है। ठीक है, इसे आगे अपन अध्ययन की दृष्टि से वापस 4 भागों में बांटेंगे। इसे निम्न 4 भागों में
विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 4 भाग हैं? सबसे पहले भाग की बात करें अपन, आरोही वृहदात्र, आरोही वृहदात्र। दूसरा भाग आता है अनुप्रस्थ वृहदात्र, अनुप्रस्थ वृहदात्र। अगला आता है अवरोही वृहदात्र, अवरोही वृहदात्र। और नेक्स्ट भाग आता है सिग्माकार वृहदात्र, सिग्माकार वृहदात्र। तो ये कुल 4 भाग इसके होते हैं, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्माकार। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी होती है ये अपन से पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आरोही वृहदात्र जो होता है ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ की अपन बात करते हैं तो अनुप्रस्थ वाली जो होती है ये 50 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। अवरोही वृहदात्र की बात करते हैं तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और सिग्माकार वृहदात्र की बात करते हैं तो यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इस प्रकार से वृहदात्र को भी अपन अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। आरोही वृहदात्र 15 सेंटीमीटर लंबी, अनुप्रस्थ वृहदात्र 50 सेंटीमीटर लंबी, आरोही वृहदात्र जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और सिग्माकार होती है 40 सेंटीमीटर लंबी। तो इस प्रकार से वृहदात्र को मुख्यतः इस प्रकार से यहाँ पर विभाजित किया गया है, जो बड़ी आंत का दूसरा भाग है। ठीक है, बढ़ते अपन आगे की तरफ। अगला लेते हैं बड़ी आंत का तीसरा भाग और वो होता है आपका मलाशय या रेक्टम, मलाशय या रेक्टम। इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर तीसरा भाग आता है मलाशय या रेक्टम। इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है जो मल द्वार द्वारा वातावरण में खुलता है, वातावरण में खुलता है। तो इस प्रकार से यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो मलद्वार के द्वारा वातावरण में खुलता है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो मलाशय का जो अंतिम भाग होता है ना, उसे गुदा नाल कहते हैं और वो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, तो मलाशय का अंतिम 3 सेंटीमीटर लंबा भाग, 3 सेंटीमीटर लंबा भाग गुदानाल कहलाता है, गुदानाल कहलाता है।
ठीक है। तो अंतिम भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, गुदानाल कहलाता है। तो ये गुदानाल जो होता है यही मलद्वार के माध्यम से कहाँ खुलेगा, बाहर की ओर खुलता है, ठीक है। अब ये जो गुदानाल होती है ना, इसमें भी सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं, स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो मल के बाहर त्यागने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गुदानाल में दो सवर्णी पेशियां पाई जाती है जो अपचित भोजन या अपशिष्ट को बाहर निकालने की क्रिया को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब ये दो कौन कौन सी होती हैं, तो इनको नाम भी ऐसे दिया गया है। एक तो होती है अंतःसवर्णी पेशियां, अंतःसवर्णी पेशी, और दूसरी होती है बाह्य सवर्णी पेशी, बाह्य सवर्णी पेशी। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की यहाँ पर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, जिसमें अपन ने पढ़ लिया है मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो अपन ने सारे के सारे जो ये अंग हैं इनको कंप्लीट कर लिया है। तब पाचन तंत्र में एक और महत्वपूर्ण भाग आता है, वो है अपनी पाचक ग्रंथियां। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आप लोग उसमें आना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।